समग्र डेटा का एक ठोस वैज्ञानिक निष्कर्ष है। बाकी 95% न दिखता है, न महसूस होता है, न किसी यंत्र से पकड़ा जाता है, और फिर भी यही करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इस समूह में हजारों आकाश गंगाएं एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रही थीं। ज़्विकी ने उन आकाश गंगाओं की गति नापी, और यहीं से असली अगर उतनी ही संहति होती जितनी आंखों को दिखती है, तो ये आकाश गंगाएं क्लस्टर को छोड़कर अंतरिक्ष में बिखर जाती। पर वे बिखरी नहीं, कुछ अदृश्य उन्हें थामे हुए था। कोई ऐसा बल जो किसी दूरबीन में नहीं दिखता था। ज़्विकी ने इस अदृश्य थामने वाली शक्ति को नाम दिया डंकेल मातेरी। जर्मन भाषा में इसका अर्थ है अंधेरा पदार्थ। यही वो पहला क्षण था जब इंसान ने किसी ऐसी चीज का नाम रखा जिसे उसने कभी देखा नहीं था, छुआ नहीं था, महसूस नहीं किया था। सिर्फ उसके प्रभाव, सिर्फ उसकी परछाई से उसके अस्तित्व का अनुमान लगाया। लेकिन वैज्ञानिक समुदाय ने ज़्विकी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। दशकों तक ये विचार किताबों के हाशिए पर पड़ा रहा। उन्हें सनकी कहा गया। लेकिन रुकिए, विज्ञान की सबसे बड़ी सच्चाइयां अक्सर उन लोगों के जरिए सामने आती हैं जिन्हें कोई नहीं सुनता। और इस कहानी में वो एक महिला थी, वेरा रूबिन। सन 1970 के दशक में कार्नेगी इंस्टीट्यूशन ऑफ वाशिंगटन में काम करते हुए उन्होंने एंड्रोमेडा आकाशगंगा का अध्ययन किया। रूबिन के लिए ये रास्ता आसान नहीं। जब उन्होंने पहली बार प्रिंसटन विश्वविद्यालय में स्नातक कार्यक्रम के लिए आवेदन किया, तो उन्हें बताया गया कि महिलाओं को वहां दाखिला नहीं मिलता। उन्होंने हार नहीं मानी। एंड्रोमेडा, जिसे खगोल शास्त्र में M33 के नाम से जाना जाता है, हमारी मिल्की वे की सबसे बड़ी पड़ोसी है, लगभग 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर। रूबिन ने आकाशगंगा के अलग-अलग हिस्सों में तारों की गति को बड़े धैर्य से नापा। सामान्य भौतिकी के अनुसार, जैसे हमारे सौरमंडल में बाहरी ग्रह अंदरूनी ग्रहों की तुलना में धीमे घूमते हैं, एंड्रोमेडा के बाहरी छोर पर तारों को धीमा होना चाहिए था। ये न्यूटन का नियम था। ये भौतिकी की नींव थी। 300 साल पुरानी परीक्षित अटल। पर रूबिन ने जो देखा वो इस नींव को हिला देने वाला था। एंड्रोमेडा के बाहरी तारे उतनी ही तेजी से घूम रहे थे जितने भीतरी तारे। गति में कोई कमी नहीं थी। जैसे आकाशगंगा एक ठोस शक्ति हो, एक पूरे टुकड़े की तरह घूम रही हो। रूबिन ने बार अपने माप जांचे, अपनी गणनाएं दोहराई, सप्ताहों तक, महीनों तक। हर बार एक ही नतीजा। या तो न्यूटन के नियम गलत थे, या फिर कोई अदृश्य संगति थी जो पूरी आकाशगंगा को एक गोलाकार आवरण की तरह ढके हुए थी और उसे बांधे हुए थी। आप जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि हर आकाशगंगा के चारों ओर एक अदृश्य, अनुभवहीन, बेआवाज खोल है जो उसे थामे हुए है, तो आप मानेंगे। पर यही वह निष्कर्ष था जो रूबिन के डेटा की मांग कर रहा था। इस बार दशकों पहले ज़्विकी को जो अनदेखा मिला था, वह रूबिन को नहीं मिला। उनका काम अकाट्य था। उनके अवलोकन दोहराए गए, सत्यापित किए गए, और हर बार एक ही उत्तर निकला, डार्क मैटर। ये अदृश्य घोल आकाशगंगा के दृश्य व्यास से कई गुना बड़ा था। तो डार्क मैटर क्या है? ये हवा नहीं है। हवा को महसूस कर सकते हैं। ये अंधेरा नहीं है। अंधेरे में भी प्रकाश डाले तो दिखता है। डार्क मैटर न प्रकाश छोड़ता है, न अवशोषित करता है, न प्रतिबिंबित करता है। ये रेडियो तरंगों में नहीं दिखता, एक्सरे में नहीं दिखता, गामा किरणों में नहीं दिखता। इसका एकमात्र परिचय है गुरुत्वाकर्षण। यही वह धागा है जिससे हम जानते हैं कि यह कहीं है। पर इस एक धागे से भी इंसान ने डार्क मैटर का नक्शा बनाना सीखा। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी ने भविष्यवाणी की थी कि भारी संगति प्रकाश को अपनी ओर मोड़ती है, जैसे एक कांच का लेंस प्रकाश को मोड़ता है। इसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहते हैं। जब किसी दूर की आकाशगंगा का प्रकाश डार्क मैटर के बड़े जमाव से होकर गुजरता है, तो प्रकाश मोड़ जाता है, खिंच जाता है, कभी-कभी एक पूरे चाप में बदल जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने सन 2000 के बाद से ऐसे सैकड़ों चाप और वलय दर्ज किए हैं। प्रकाश के विकृत रूप जो डार्क मैटर के अदृश्य पहाड़ों की परछाई है, ये उस अदृश्य को देखने का एकमात्र तरीका है। डार्क मैटर केवल आकाशगंगाओं के इर्द गिर्द नहीं। खगोल शास्त्रियों ने पाया है कि पूरे ब्रह्मांड में यह एक विशाल जाल की तरह फैला हुआ है। एक ब्रह्मांडीय मकर जाल जिसकी रेशों पर आकाशगंगाएं मोतियों की तरह पिरोई हुई हैं। इस ढांचे को कॉस्मिक वेब कहते हैं। जहाँ डार्क मैटर घटना हुआ,
वहाँ गैस खींची, गैस से तारे बने, तारों से आकाश गंगाएं। यानी जो घर हम रहते हैं, ये पृथ्वी, ये सौर मंडल, ये मिल्की वे, ये सब उसी अदृश्य ढांचे के ऊपर बना है जिसे हम देख ही नहीं सकते। डार्क मैटर के बिना तारे नहीं बनते, तारों के बिना जीवन नहीं बनता। आप अदृश्य के बच्चे हैं। वैज्ञानिकों के पास डार्क मैटर के कुछ उम्मीदवार कण हैं। सबसे प्रमुख है WIMP, यानी कमजोर अंतःक्रियाशील विशाल कण। ये ऐसे काल्पनिक कण हैं जो केवल कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण से प्रतिक्रिया करते हैं। एक और उम्मीदवार है एक्सियन, एक बेहद हल्का, बेहद धीमा कण जो सन 1970 के दशक में सैद्धांतिक भौतिकी ने सुझाया था। और फिर है स्टेराइल न्यूट्रिनो, ऐसे कण जो किसी भी ज्ञात बल से नहीं जुड़ते। तीनों में से अभी तक एक भी सीधे नहीं पकड़ा गया। ये बात अपने आप में चौंकाने वाली है। हम जानते हैं कि डार्क मैटर मौजूद है। उसके प्रभाव हर बड़ी आकाशगंगा में, हर आकाशगंगा समूह में, ब्रह्मांड की पूरी बनावट में दिखते हैं। पर हम ये नहीं जानते कि यह किस चीज से बना है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं, सबसे संवेदनशील डिटेक्टर, सबसे शक्तिशाली कण त्वरक, सब खाली हाथ लौटे हैं। ये एक ऐसी पहेली है जो उत्तर के करीब आने की बजाय हर नए प्रयोग के साथ और गहरी होती जाती है। सन 2003 में नासा के WMAP उपग्रह ने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण का विस्तृत नक्शा बनाया। ब्रह्मांड के जन्म की वह गूंज जो आज भी हर दिशा में बराबर फैली है, और उस नक्शे से जो तस्वीर उभरी वह हैरान करने वाली थी। ब्रह्मांड में सारे परमाणुिक पदार्थ, वह सब जो तारों, ग्रहों, आपके शरीर में है, केवल 5.9% है। डार्क मैटर 26.8% है, और बाकी 68.3% कुछ और है। न पदार्थ, न साधारण ऊर्जा, कुछ जो ब्रह्मांड को खींच नहीं रहा बल्कि धकेल रहा है तेजी से, बेतहाशा, हर दिशा में। इसे नाम दिया गया डार्क एनर्जी। और यहीं से यह कहानी एक और परत खोलती है जो इंसानी समझ की हर सीमा को चुनौती देती है। स्विगी ने जो बीज बोया था, बीज सींचा था, वो पेड़ अब इतना विशाल हो गया था कि उसकी जड़ें पूरे ब्रह्मांड के भविष्य तक पहुंच रही थी। डार्क मैटर की कहानी तो बस आधी थी। 1998 का साल विज्ञान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दो अलग-अलग टीमें, दो अलग-अलग देशों में एक ही लक्ष्य पर काम कर रही थी। ब्रह्मांड के विस्तार की गति को मापना। लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के सॉल परलमेटर अपनी टीम के साथ दूरस्थ आकाशगंगाओं में टाइप 1A सुपरनोवा खोज रहे थे। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एडम रीस और ऑस्ट्रेलियाई खगोलशास्त्री ब्रायन श्मिट दूसरी टीम का नेतृत्व कर रहे थे। टाइप 1A सुपरनोवा को खगोल विज्ञान में मानक मोमबत्ती कहा जाता है। जब भी कोई तारा इस विशेष तरीके से फटता है, वो हमेशा एक निश्चित चमक के साथ चमकता है। इसलिए यदि वह सुपरनोवा आपको अपेक्षा से धुंधला दिखे, तो आप जानते हैं कि वह अनुमान से कहीं अधिक दूर है। दोनों टीमें इसी सिद्धांत का उपयोग करके ब्रह्मांड के विस्तार की दर मापना चाहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि ब्रह्मांड का विस्तार धीरे-धीरे धीमा हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो सब कुछ खींचता ही है। ये उनकी परिकल्पना थी। उन्हें ये साबित करना था। इसके लिए उन्होंने अरबों प्रकाश वर्ष दूर के तारों के विस्फोटों को दूरबीनों से रात भर देखा। परिणाम ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। दूरस्थ सुपरनोवा अपेक्षा से बहुत अधिक धुंधले थे। इसका अर्थ था कि वे अनुमान से बहुत अधिक दूर थे। ब्रह्मांड केवल फैल नहीं रहा था, वह तेजी से फैल रहा था, और ये गति हर पल बढ़ रही थी। दोनों टीमों ने एक दूसरे के परिणामों की जांच की, बार की, अपनी गलतियां ढूंढने की कोशिश की, पर कोई गलती नहीं। अंततः एक ही निष्कर्ष पर पहुंची। ब्रह्मांड का विस्तार त्वरित हो रहा है। सन 2011 में सॉल परलमेटर, एडम रीस और ब्रायन श्मिट को इस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन ये त्वरण कर कौन रहा था? किस शक्ति ने गुरुत्वाकर्षण को मात देकर ब्रह्मांड को इतनी तेजी से फैलाना शुरू किया? इस अदृश्य शक्ति को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। यहाँ एक विडंबना है जो 100 साल पुरानी है। सन 1917 में आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के समीकरणों में एक अतिरिक्त पद जोड़ा था, कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। उस समय वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि ब्रह्मांड स्थिर है, न फैल रहा है, न सिकुड़ रहा है।
आइंस्टाइन के समीकरण स्वाभाविक रूप से एक गतिशील ब्रह्मांड की ओर इशारा कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कृत्रिम रूप से एक प्रतिकारी बल जोड़ा ताकि ब्रह्मांड स्थिर बना रहे। जब सन 1929 में एडविन हबल ने सिद्ध किया कि ब्रह्मांड वास्तव में फैल रहा है, तो आइंस्टाइन ने वह कांस्टेंट हटा दिया और उसे अपनी सबसे बड़ी भूल कहा। परंतु सन 1998 की खोज ने वो भूल वापस ला दी। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, जिसे आइंस्टाइन ने गलत समझकर छोड़ा था, आज डार्क एनर्जी की सबसे सटीक व्याख्या मानी जाती है। ब्रह्मांड के खालीपन में शून्य में भी एक ऊर्जा विद्यमान है जो निरंतर प्रतिकर्षण उत्पन्न करती है। इसे वैक्यूम एनर्जी भी कहते हैं। ये विचार के रिक्त स्थान भी पूरी तरह खाली नहीं है, बल्कि क्वांटम उतार चढ़ाव से भरा है। जिसे आइंस्टाइन ने 100 साल पहले अपनी गलती माना था, वही आज ब्रह्मांड के 68.3% की व्याख्या करने का एकमात्र उपकरण है। ब्रह्मांड कभी-कभी उस इंसान की बात मानता है जिसने खुद अपनी बात से मोड़ लिया था। डार्क एनर्जी का व्यवहार आज भी रहस्यमय है। ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करती है, पर सामान्य प्रतिकर्षण बल की तरह नहीं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, डार्क एनर्जी की कुल मात्रा घटती नहीं, बल्कि बढ़ती जाती है। हर नए घन किलोमीटर के खाली अंतरिक्ष में डार्क एनर्जी की उतनी ही मात्रा होती है। ये एक रबर शीट की तरह है जो जितना खींचती है उतनी ही अधिक ऊर्जा पैदा करती है। भविष्य में यदि ये त्वरण जारी रहा तो एक दिन आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि उनके बीच का प्रकाश भी कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब एक ऐसी घटना की बात करते हैं जिसने डार्क मैटर के अस्तित्व को सैद्धांतिक दावे से वास्तविक प्रमाण में बदल दिया। सन 2006 में चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने एक असाधारण दृश्य रिकॉर्ड किया। अंतरिक्ष में दो विशाल आकाशगंगा समूह आपस में टकरा रहे थे। इस टकराव को बाद में बुलेट क्लस्टर नाम मिला। सामान्यतः जब दो आकाशगंगा समूह टकराते हैं तो उनका गर्म गैस एक दूसरे को धीमा कर देता है। विद्युत चुंबकीय बलों के कारण रुकता है और टकराव के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। लेकिन बुलेट क्लस्टर में कुछ अलग हुआ। चंद्रा एक्स-रे वेधशाला ने दिखाया कि गर्म गैस, जो दृश्यमान पदार्थ का अधिकांश भाग है, टकराव के केंद्र में रुक गई। परंतु गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के मानचित्र ने दिखाया कि द्रव्यमान का बड़ा हिस्सा आगे निकल गया, जैसे गर्म गैस से बिल्कुल अनजान हो। वह पदार्थ जो किसी चीज से नहीं टकराया, जो बिना रुके निकल गया, वही डार्क मैटर था। ये वह क्षण था जब डार्क मैटर पहली बार किसी अप्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं, बल्कि एक प्रत्यक्ष टकराव के व्यवहार से सिद्ध हुआ। दो समूह टकराए, गैस रुकी, डार्क मैटर निकल गया और उस निकलने के निशान ने विज्ञान को खो दिया जो दशकों से खोज रहा था। बुलेट क्लस्टर के इस अवलोकन ने एक और महत्वपूर्ण बात सिद्ध की। कुछ वैज्ञानिक तब तक ये तर्क देते थे कि शायद डार्क मैटर नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि हमारे गुरुत्वाकर्षण के नियमों में ही कोई गलती है। इस सिद्धांत को मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स कहते हैं। परंतु बुलेट क्लस्टर ने इस विकल्प को बहुत कठिन बना दिया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और दृश्यमान गैस का केंद्र स्पष्ट रूप से अलग-अलग जगहों पर था। कोई नियम नहीं, कोई सैद्धांतिक बदलाव नहीं। ये वास्तव में कुछ अलग था। तो यदि डार्क मैटर इतना स्पष्ट रूप से उपस्थित है, तो हम उसे